सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं केंद्रीय विद्यालय मशरक से यज्ञदत्त त्रिपाठी कक्षा 7वीं के सभी बच्चों का हिंदी के कालांश में स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत में संकलित आपका पाठ हिमालय की बेटियां इसका अध्ययन करेंगे। ये पाठ लेखक नागार्जुन द्वारा लिखा गया है और इसमें उन्होंने हिमालय से निकलने वाली नदियों के विषय में चर्चा की है। हिमालय की बेटियां क्यों कहा है नदियों को? क्योंकि इनका जन्म हिमालय से होता है। आप जानते हैं कि देश की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल हिमालय है। अधिकांश नदियां हिमालय से ही जन्म लेती हैं, तो इसको लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है। ठीक है। अब लेखक कहता है कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। किन्हें? नदियों को। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। ये नदियाँ मैदानी भागों में बहुत ही गंभीर हैं, शांत हैं और ऐसा लग रहा है कि अपने आप में खोई हुई हैं। किसी संभ्रांत महिला की भांति, किसी सभ्य सुसंस्कृत महिला की भांति वे प्रतीत हो रही हैं। और कह रहे हैं कि उन नदियों के प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। क्यों आदर और श्रद्धा के भाव हैं? कि ये नदियाँ ही हैं जो अपने जल से मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं, खेती के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं और समस्त जो है देश का, समस्त संसार का पालन पोषण करती हैं। तो इसलिए उनके लिए लेखक के हृदय में आदर और श्रद्धा के भाव थे। लेखक कहते हैं कि माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह ही वह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। अच्छा, अब लेखक कह रहे हैं कि जब वे हिमालय की यात्रा पर गए, हिमालय के कंधे पर चढ़े, अर्थात हिमालय की चोटियों पर चढ़े और हिमालय के नज़दीक गए, तो इन नदियों का उन्हें एक अलग ही रूप दिखाई दिया। जो नदियाँ मैदानी भाग में गहरी हैं, काफ़ी विस्तृत हैं, शांत हैं, वे अब हिमालय में एक अलग ही रूप में दिखाई देती हैं। लेखक हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। ये नदियाँ गंगा, यमुना, सतलज जो बड़ी बड़ी विशाल और बहुत ही विस्तृत दिखाई देती हैं मैदानी भागों में, वे तो हिमालय में पतली सी धारा के समान दिखाई देती हैं और बहुत ही तेज़ी से बहती हैं, उछलता है उनका पानी और बड़ी ही चंचल दिखाई देती हैं। इनका उछलना और कूदना जो यहाँ हिमालय में वो पहाड़ों पर पत्थरों से टकरा टकरा कर उछल रही हैं, तेज़ी से बह रही हैं, तो इनका यह उछलना और कूदना, खिलखिलाकर हंसना, इनकी यह भाव भंगिमा, इनका यह उल्लास, प्रसन्नता, वह मैदानों में जाकर कहाँ गायब हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये नदियाँ अपना मायका छोड़कर, अपना जन्म स्थान छोड़कर अब अपने ससुराल आ गई हैं। और जैसे एक जो है लड़की अपना मायका छोड़कर ससुराल जाती है, तो वहाँ वो एक अलग ही रूप में नज़र आती है, शांत, सभ्य और जो है गंभीर दिखाई देती है। और वही लड़की अपने मायके में चंचल रहती है, खिलखिला के हंसना, सहेलियों के साथ खेलना, तो वो सब लेखक ने उनकी तुलना किसी संभ्रांत महिला से की है, एक लड़की से की है। अच्छा, फिर देखते हैं, किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल विस्मय नहीं होता जितना इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर। किन बेटियों की? हिमालय की बेटी नदियों को। कह रहे हैं कि जब मैं इनको देखता हूँ कि ये हिमालय में इनका एक अलग रूप है और मैदानी भागों में अलग रूप है, तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। फिर क्या कह रहे हैं लेखक कि कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन सा लक्ष्य है, इन्हें कहाँ पहुँचना चाहती हैं जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। क्या आपने इस महान पिता हिमालय का प्रेम पाकर भी इनका हृदय अभी अतृप्त है, अभी प्यासा है?
वह कौन है जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। अर्थात ये समुद्र की ओर भागी जा रही हैं, अपने प्रीतम से मिलने, पति की ओर मिलने के लिए बेचैन है, उधर ही बहती हुई चली जा रही हैं। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं लेखक? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएँ, पर्वत के ऊपर की ज़मीन, सरसब्ज उपत्यकाएँ, पर्वत के नीचे की ज़मीन, ऐसा है इनका लीला निकेतन। ये जहाँ खेल रही हैं वो बहुत ही मनोहर और बहुत ही सुंदर स्थान है। वो जो है चारों तरफ बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं और पौधों से हरी भरी घाटियाँ हैं, सुंदर सुंदर पर्वत के ऊपर की ज़मीन है, पर्वत के नीचे की ज़मीन है, बहुत ही सुंदर सा मैदान है। और वहीं ये नदियाँ खेलती हैं, ठेलियाँ करती हैं। ठीक है, आप क्या कह रही हैं? और जब ये नदियाँ खेलते खेलते नीचे उतर जाती हैं तो इनका पिता इनके लिए बहुत बेचैन हो जाता होगा। और लेखक उनसे पूछते हैं कि जब ये नदियाँ तुमसे बिछड़ के चली जा रही हैं आगे मैदानी भागों में, तो तुम्हें कैसा लगता होगा? तो उन्हें कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता, वो चोटियाँ कोई उत्तर नहीं देती हैं। फिर क्या कह रही हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये ऐसे दो नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों सामने नाचने लगती हैं। ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र यही ऐसी नदियां हैं जहां जिस पर अधिकांश हिमालय की अन्य नदियां जाके मिल जाती हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, ये इनका स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं। ये तो वो दयालु हिमालय है जिसका पिघलता हुआ दिल एक एक बूंद न जाने कब इकट्ठा होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होता रहता है। वो तो दयालु हिमालय है जिसका हृदय पिघल रहा है मानवता की सेवा करने के लिए। तो देख रहा है कि मैदानी भाग सूखा हुआ है, वहाँ की ज़मीन सूखी हुई है, उसकी सिंचाई के लिए, लोगों की प्यास बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत है। तो वो उसका हृदय मनुष्य की उस दशा को देखकर पिघलता है और वो नदियों के रूप में पानी बन के बहता है। और ये पानी मैदानी भागों के लोगों की प्यास बुझाता हुआ, ज़मीन की प्यास बुझाता हुआ, फसलों को पैदा करता हुआ अंत में समुद्र की ओर मिल जाता है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि वो समुद्र भी कितना सौभाग्यशाली है जिसे हिमालय की इन दो बेटियों का, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का, हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। अर्थात वह समुद्र भी बहुत ही सौभाग्यशाली है जहाँ ये दो नदियाँ मिलती हैं। फिर कह रही हैं कि जिन लोगों ने नदियों को केवल मैदानी भागों में ही देखा है, वो जो है उनकी मस्तिष्क में भाव नहीं है, विचार नहीं आ सकता कि ये नदियाँ हिमालय में कैसी रहती होंगी। तो ये नदियाँ हिमालय की गोद में बच्चियाँ बनकर कैसे खेल रही हैं। इनकी धारा में एक विशेष तरह का वेग है, पहाड़ों से इनका, पत्थरों से इनका पानी टकराकर उछलता है, एक विशेष तरह का शोर होता है, ध्वनि निकलती है और ये नदियाँ वहाँ पर बच्चियों के रूप में खेल रही होती हैं। अच्छा, माँ बाप की गोद में इनका खेलना पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि मुझे तो वह स्वरूप बहुत ही प्रिय लग रहा है, मन को बहुत ही लुभाने वाला लग रहा है। इस तरह हिमालय को ससुर और इन नदियों को हिमालय की बेटियां और समुद्र को हिमालय का दामाद कहने में लेखक को कोई झिझक नहीं महसूस हो रही है। हिमालय की बेटियां हो गई ये नदियां, और इन बेटियों का हाथ थामने वाला वो समुद्र कौन हो गया? हिमालय का दामाद हो गया, इन नदियों का पति हो गया। ठीक है, आगे लेखक कह रहे हैं कि कालिदास ने के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। मेघदूत में कालिदास जी ने एक मेघ, श्रापित मेघ का वर्णन किया है जो अपनी प्रीतमा के वियोग में, विरह में
बहुत ही कष्ट उठाता है। तो जब जा रहा होता है अपने प्रियतमा से मिलने, तो लेखक कालिदास कहते हैं कि जो वे द्रवती बेतवा नदी है रास्ते में मिलती है, वो भी तुमसे प्रेम करती है मेघ से, ठीक है। मेघ क्योंकि पानी बरसाता है, तो तुम उसको उसके प्रेम का प्रतिदान देते जाना, अर्थात वहाँ भी तुम कुछ बरस जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन स्वरूप पसंद था। लेखक कहते हैं कि कालिदास ने भी ये माना कि नदियों में भी जो है चेतना होती है, नदियों में भी जीवन होता है, नदियाँ भी सचेतन हैं। तो लेखक कहते हैं कि मुझे यह बात याद आ गई कि वो बात जो है शायद सत्य है, इन नदियों में भी जीवन है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में अलग अलग शक्लों में देखिएगा तो वह इसी नतीजे में पहुंचेगा। लेखक कह रहे हैं कि यदि आप इन नदियों को मैदानी भागों में देखें तो वह शांत हैं, एकदम सभ्य महिला की तरह हैं, गंभीर हैं, धीरे धीरे चलती हैं। और यदि इनको आप हिमालय में देखें तो आप देखेंगे कि चंचल बालिका के समान हैं, उछलती कूदती अटखेलियाँ कर रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इनमें भी जीवन है। अब एक लेखक हैं काका कालेलकर, तो उन्होंने नदियों को लोक माता कहा है, संसार की माता कहा है। क्यों? माता का काम क्या होता है? पालन पोषण करना। और नदियाँ क्या करती हैं? वो भी पालन पोषण करती हैं। वो भी अपने पानी से फसल को सींचती हैं, ज़मीन को सींचती हैं, उपजाऊ बनाती हैं, वहाँ पर फसल उगती है, लोगों को अन्न मिलता है और इन नदियों के पानी से लोगों की प्यास बुझती है। तो माता का कार्य कर रही हैं, तो इसलिए ये लोक माता हैं। लेखक कह रहे हैं किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देखें तो क्या हर्ज है। हिमालय की बेटियां हैं, बेटियों के रूप में ये जो है छोटी छोटी बच्चियों के रूप में ये हिमालय की गोद में खेल रही हैं। अच्छा, और थोड़ा आगे चलिए तो इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना, प्रेमिका की भावना करें तो कैसा होगा। अच्छा, क्यों लेखक ऐसा कह रहे होंगे कि बेटी और प्रेमिका माने कि जो है जिस तरह हम नदियों को दूषित करते जा रहे हैं, गंदा करते जा रहे हैं, ठीक है, माता मान के जैसा भी हो रहा है सब कुछ जो है कूड़ा कचरा इनमें डालते जा रहे हैं लोग जो है। तो लेखक कह रहे हैं कि यदि हम इन्हें और कुछ माने, बेटियां माने और प्रेमिका माने, तो शायद जो है जो हम इन्हें गंदगी से पाटते जा रहे हैं तो हम जो है हमारे मन में एक दूसरी भावना आ जाएगी बेटी और प्रेमिका के लिए, तो शायद हम इनके साथ और अच्छा व्यवहार करने लगें। अच्छा, फिर लेखक कह रहे हैं ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं और भी इन्हें कुछ मान सकते हैं। क्या? बहन बना सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, अर्थात बहुत कम लोगों ने दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी कि मैं इन्हें बहन मानूं। अच्छा, बहन क्या करती है? बहन भाइयों के लिए बहन भाइयों का काम करता है, माँ के समान ही करती हैं और भाइयों से बहुत प्रेम करती हैं बहन और उनकी सेवा भी कर देती हैं। अच्छा, लेखक ने बताया फिर आगे क्या कि थोलिंग तिब्बत की बात है। लेखक घूमने गए थे यात्रा में। एक दिन उनका मन उचट गया था, तबीयत उनकी कुछ अच्छी नहीं थी, तो सतलुज के किनारे वे जाकर बैठ गए। दोपहर का समय, पैर लटका दिए पानी में और थोड़ी देर में वो बहता हुआ पानी, गुनगुना पानी से उनके पैरों में का दर्द ख़त्म हो गया। ऐसा लगा कि बहन ने पाँव दबा दिए हों। ठीक है, तो लेखक का मन प्रसन्न हो गया और लेखक गुनगुनाने लगे क्या कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। है सतलज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीला बड़ी ही आश्चर्यचकित कर देने वाली है। मेरा मन हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मेरा मन प्रसन्न हो गया, मेरे मन की थकान हट गई। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर बलिहारी हो रहा हूँ, न्यौछावर हो जाऊँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय है। सतलुज बहन तुम ये बेटी हो और ये हिमालय तुम्हारा बाप है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, ये चिंतित है तुम्हारी स्थिति पर कि बेटी विदा हो जाएगी, चली जाएगी और चुपचाप है, अपने हृदय की सारी जो है भावनाओं को दबाए हुए। प्रकृति नटी के चित्रपट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। ये
जो प्रकृति है इसका जो चित्रित सा जो है रंगमंच का पर्दा है, इस पर जो है अद्भुत कलाकारी है ये हिमालय, और अर्थात प्रकृति की अनुपम रचना है ये हिमालय। और हे सतलुज बहन, तुम्हारी जय हो, तुम जो है सदैव तुम्हारी जय हो। अच्छा, इसको आप पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कहीं कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करेंगे। इसके प्रश्नोत्तर अगले कालांश में देखेंगे।